वेलकम बैक। हम कर रहे थे एचएन और एचएन में हम कर रहे थे यूनिट नंबर सेकेंड इंट्रा ऑपरेटिव केयर्स। ऑलरेडी एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। हम आज बात करेंगे सेकेंड लेक्चर, ठीक है, जिसमें क्या है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑपरेशन थिएटर। ठीक, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम पार्ट कवर कर लें, क्योंकि हमारे पास पीपीटी बेस है तो हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम पार्ट कवर कर लें। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे एक पीपीटी में पूरी की पूरी जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब डाल दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर, ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने राजीव गांधी जो कर्नाटका की यूनिवर्सिटी है, अगर कोई कर्नाटका का स्टूडेंट है देख रहा हमको तो क्या कर सकता है, डाउनलोड करके पेपर देख सकता है किस टाइप के पेपर आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑपरेशन थिएटर। ठीक है, तो ऑपरेशन थिएटर के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ऑपरेशन थिएटर होता क्या है और क्या है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर की अगर बात करें, ऑपरेशन थिएटर इज स्पेशलाइज्ड यूनिट इन द हॉस्पिटल वेयर सर्जिकल प्रोसीजर आर परफॉर्म्ड अंडर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक precautions for the smooth functioning and infection control. OT are classified in the different bases. ठीक है, तो अगर हम OT की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर की बात करें जैसे कि आप कैथेटराइजेशन हो गया, फॉरेस्ट कैथेटर इंसर्शन हो गया, ओजी ट्यूब इंसर्शन हो गया, तो ये सारी चीजें क्या कि ये सारे प्रोसीजर वहां पे परफॉर्म नहीं किए जाते, स्पेशलाइज परफॉर्म किए जाते हैं। लाइक जहां पे इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इस टाइप के क्या होते हैं प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं ओटी में। ठीक है, तो वहां पे स्ट्रिक्टली एसेप्टिक टेक्निक्स फॉलो करी जाती है। अगर ऐसी टेक्निक ना फॉलो की जाए तो मे बी बैक्टीरियल इन्वेजन हो सकता है या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके बाद क्या हो सकता है बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट की। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं इसके बारे में। इस यूनिट से जब भी क्वेश्चन आता है तो यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द ओटी की। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ एसेप्सिस, मतलब क्या है इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग जो है ओटी का क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले क्या आपका क्लीन ओटी, क्लीन ओटी जो होती है उसमें क्या होता है यूज फॉर नॉन इन्फेक्टेड इलेक्टिव सर्जरी के लिए होता है, नॉन इन्फेक्टेड इलेक्टिव सर्जरी के लिए होता है। एग्जांपल की अगर बात करें तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है, न्यूरो सर्जरी होती है, और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी क्या होती है हम क्लीन ओटी में करते हैं। और आपकी ऑप्थेल्मिक सर्जरी यानी कि आई की सर्जरी जितनी होती है ये भी क्लीन ओटी में होती है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रोसीजर्स मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें अपना, इसके आगे आपका है सेप्टिक ओटी। सेप्टिक ओटी है, ठीक है, सेप्टिक ओटी की अगर बात करें यूज आर कंटामिनेटेड आर इन्फेक्टेड केसेस। कुछ कंटामिनेटेड इन्फेक्टेड केसेस जैसे कि आते हैं हॉस्पिटल में, हम क्या करते हैं वो हम सेप्टिक जो है ओटी में वैसे प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। तो आपका है कंटामिनेटेड इन्फेक्टेड केसेस आते हैं। अगर बात करें हम तो आपका एसेप्सिस ड्रेनेज जो होते हैं, लाइक बहुत सारे अपने चेस्ट में ड्रेनेज लगा हुआ देखा होगा, कई बार ऐसे बहुत ज्यादा सीवियर केसेस हो जाते हैं, लाइक निमोनिया के सीवियर केसेस हो जाए तब उसमें ड्रेनेज लगाते हैं लंग्स में। और क्या जैसे कि टीबी का कोई पेशेंट है थोड़ा सेंसिटिव करते हैं तो उसमें भी ड्रेनेज लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस हम क्या है सेप्टिक ओटी में करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है वुंड इन्फेक्टेड वुंड डेब्रीमेंट्स, अगर पेशेंट को ऐसे केसेस हम लेते हैं। एम्पुटेशन ड्यू टू इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन की वजह से एम्पुटेशन करना पड़ रहा है भी हम सेप्टिक ओटी में करते हैं। ये बहुत ज्यादा हायर हॉस्पिटल होते हैं, वहां पे इस टाइप की चीजें मिलती हैं, बाकी नॉर्मल हॉस्पिटल में ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगर लोकेटेड क्या होती है ये लोकेशन की अगर बात करें सेपरेटली फ्रॉम द क्लीन ओटी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इस पर क्या होती है आपकी क्लीन ओटी से अलग होती है। इसके बाद क्या आती है तीसरी जो आपकी डर्टी ओटी है। डर्टी ओटी में हम जनरली क्या करते हैं गैंग्रीन्स वगैरह का क्या करते हैं हम ऑपरेशन प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे क्या फॉर ग्रोसली कंटामिनेटेड केसेस आते हैं इसमें। एग्जांपल की बात करें तो परफोरेटेड बाउल सर्जरी हो गई, जैसे कोई परफोरेशन हो गया पेट में एब्डोमेन में तो वो सर्जरी हम क्या करते हैं डर्टी ओटी में करते हैं। गैंग्रीन की सर्जरी हो गई तो उसकी भी हम क्या करते हैं डर्टी ओटी में। और फाउल स्मेलिंग एसेप्सिस हो गया तब भी उसकी सर्जरी हम कहाँ पे करते हैं आपकी डर्टी ओटी में करते हैं। रिक्वायर्ड इंटेंसिव क्लीन एंड फ्यूमिगेशन आफ्टर यूज, मतलब क्या है
ओटी यूज करने के बाद वहां पे रिक्वायरमेंट होती है तुरंत फ्यूमिगेशन की, ठीक है, और क्लीनिंग की जरूरत होती है। बाकी नॉर्मल ओटीज में जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, तुरंत फ्यूमिगेशन की और क्या होते हैं और चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे अपना क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशलिटी, स्पेशलिटी की बेस पे आप क्या करते हैं क्लासिफिकेशन करेंगे अब, ठीक है। अगर स्पेशलिटी की बेसिस पे हम देखें तो हॉस्पिटल हैव द ओटी डेडिकेटेड ऑन अ स्पेसिफिक सर्जरीज एंड ब्रांचेस, ठीक है। कुछ जो हॉस्पिटल होते हैं उस स्पेसिफिक सर्जरी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं। लाइक कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल वहां पे आप जैसे कि आप देखो लखनऊ में एक हॉस्पिटल डिवाइन हार्ट है करके, इस टाइप के भी हॉस्पिटल्स होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या होती है ओटी डिवाइडेड होती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका आता है जनरल सर्जरी ओटी, इसमें क्या होता है एब्डोमिनल और जनरल प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद ऑर्थोपेडिक ओटी है, तो ऑर्थोपेडिक ऑर्थो से रिलेटेड बोन से रिलेटेड सर्जरी परफॉर्म करी जाती है। फिर न्यूरो ओटी, न्यूरो ओटी की अगर बात करते हैं इसमें न्यूरो ब्रेन से रिलेटेड स्पाइनल कार्ड से रिलेटेड सर्जरी परफॉर्म होगी। इसके बाद ईएनटी की अगर बात करते हैं इसमें ईयर नोज थ्रोट की ऑपरेशन होंगे। इसके बाद ऑप्थेल्मिक ओटी, अगर ऑप्थेल्मिक ओटी की बात करें तो आई की सर्जरी होती है, कैटरेक्ट कोरोनियल ट्रांसप्लांट की सर्जरी क्या होती है आपकी ऑप्थेल्मिक ओटी में होती है। इसके बाद बात करते हैं हम कार्डियोथोरेसिक ओटी, कार्डियोथोरेसिक ओटी की बात करते हैं यहाँ पे हार्ट और लंग की सर्जरी होती है। और यूरोलॉजी जो ओटी होती है वहां पे किडनी ब्लैडर और प्रोस्टेट सर्जरी कहाँ पे होती है आपकी यूरोलॉजी में होती है, यूरोलॉजी में क्या करते हैं हम सर्जरी करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलें, ठीक है, आगे इसके बाद ऑब्स्टेट एंड गायनेकोलॉजी है। इसमें क्या होती है लाइक हिस्टोटॉमी होती है, सी सेक्शंस करते हैं, ठीक है, हिस्टोटॉमी सी सेक्शन करते हैं, सिजेरियन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, तो उसमें क्या होती है फॉर कॉस्मेटिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है आपकी, प्लास्टिक सर्जरी या रिकंस्ट्रक्टिव ओटीज होती है, वहां पे चीजें परफॉर्म करी जाती है। जनरली आई थिंक जनरली ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में ये आ जाता है आपका प्लास्टिक सर्जरीज, ठीक, अलग से इसका डिपार्टमेंट होता है, बट ऑन्कोलॉजी में अगर डिपार्टमेंट नहीं है तो वहां पे भी चीजें हो जाती है। मेनली रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जो जनरली इंडिया की बात करें तो वो क्या होती है ऑन्कोलॉजी में ही होती है, बट क्या है अलग से एक आजकल अलग ट्रेंड चल चुका है उसके लिए तो अलग ओटी है। उस ट्रेंड के बारे में हम यहाँ डिटेल में बात नहीं करने वाले क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन प्लानिंग एंड सेंट्रलाइज ओटी कॉम्प्लेक्स। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हम बात करने वाले हैं अब लोकेशन और प्लानिंग के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सेंट्रलाइज ओटी, सेंट्रलाइज ओटी की बात करते हैं यहाँ पे ऑल ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं आर सिचुएटेड इन द वन प्लेस इन द हॉस्पिटल, सारे के सारे ऑपरेशन थिएटर एक ही जगह पे होते हैं, ठीक, उसको हम सेंट्रलाइज ओटी बोलते हैं। और एडवांटेज क्या है इजी यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्टाफ हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका सेंट्रल रिकवरी रूम वहां पे हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम डिसेंट्रलाइज ओटी की बात करें तो ईच डिपार्टमेंट की ओन ओटी होगी। जब ये अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग ओटी होगी तब वहां पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। प्रॉब्लम देखने को क्या मिलती है वहां पे हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्या करना पड़ता है स्टाफ रखना पड़ता है, ठीक है। इस डिपार्टमेंट हैज इट ओन ओटी नियर द वार्ड या आईसीयू के पास में अपनी अपनी क्या होती है ओटी होती है, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसका इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ द इमरजेंसी केसेस, इमरजेंसी केसेस अगर आ रहे हैं हॉस्पिटल में तो उसकी इमीडिएट अवेलेबिलिटी हो सकती है। बट क्या होता है अगर जो सेंट्रलाइज ओटी होती है उसमें क्या होता है कि मे बी ऑपरेशन टेबल जो है वो खाली ना हो, कोई और डिपार्टमेंट की सर्जरी चल रही हो, तो डी जो सेंट्रलाइज ओटी होती है इसमें ये प्रॉब्लम होती है। और चीजें तो इजीली हो सकती है, सारी चीजें एक जगह यूटिलाइजेशन इजीली कर सकते हैं। बट क्या जो डिसेंट्रलाइज है उसमें क्या है कि बर्डन कम करा जा सकता है, ठीक है, बर्डन कम करा जा सकता है क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग ओटी है, वहां पे इमरजेंसी केस आ रहे हैं आईसीयू आ रहे हैं तो अपनी ओटी में लेके तुरंत वहां प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, वहां के बाद फिर क्या कर रहे हैं हॉस्पिटल में लेके रख देते हैं, ठीक, मतलब अपने वार्ड में पहुंचा देने। बट सेंट्रलाइज है वहां पे पहले टाइम लेना पड़ेगा, डेट देखनी पड़ेगी, टेबल खाली है कि नहीं खाली है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है आपका सेंट्रलाइज ओटी का, ठीक है। आगे चलने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द वर्कलोड या मेजर ओटी, इन चीजों के बारे में बता चुका हूं ऑलरेडी, मैं ब्रीफ में बताऊंगा, ठीक है। ब्रीफली हम करेंगे मेजर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड। बात करें तो मेजर ओटी जो है, मेजर ओटी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज रिक्वायर्ड के लिए होती है, जनरल एनेस्थीसिया एंड एडवांस मॉनिटरिंग। एग्जांपल की बात करें तो कार्डियक बाईपास और लेप्रोटोमी एंड
क्रेनियोटॉमी परफॉर्म करते हैं। मेजर सर्जरी, माइनर सर्जरी जो होती है माइनर प्रोसीजर्स करते हैं, उसमें डे केयर प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें भी बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, सिस्ट रिमूवल कर सकते हैं, वुंड सुचरिंग कर सकते हैं और ड्रेसिंग कर सकते हैं हम माइनर सर्जरीज में, ठीक है, माइनर ओटी में, माइनर सर्जरी नहीं माइनर ओटी में। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द जोनिंग इन ओटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ओटी कॉम्प्लेक्स की जोनिंग की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में स्टार्टिंग में, वही सारी चीजें हैं। फॉर द इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल ओटी कॉम्प्लेक्स इज डिवाइडेड इनटू जोन। सबसे पहला कौन सा जोन होता है, इसमें प्रोटेक्टिव जोन होता है, फिर क्लीन जोन होता है, फिर स्टाइल जोन होता है, फिर डिस्पोजल या डर्टी जोन होता है, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव जोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है एंट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, ठीक है, यहाँ पे एंट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होता है, सारे के स्टाफ आ सकते हैं और क्या है विजिटर आ सकते हैं, अटेंडेंट आ सकते हैं पेशेंट के साथ, ये प्रोटेक्टिव जोन होता है। यहाँ पे एंट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होता है, यहाँ पे इंक्लूड वेटिंग रूम है यहाँ पे, और चेंजिंग रूम भी हो सकता है, फॉर स्टाफ रिसेप्शन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्लीन जोन। क्लीन जोन में क्या होता है आपका क्लीन बट नॉट स्ट्राइल एरिया, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है क्लीन बट नॉट स्ट्राइल एरिया, यहाँ पे एक क्लीन तो बट एक स्ट्राइल एरिया नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है इंक्लूड प्री ऑप रूम होता है, फॉर द स्ट्राइल सप्लाईज एंड रिकवरी रूम होता है, और क्या होता है स्टाफ का क्या होता है चेंजिंग रूम भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इसके बाद स्ट्राइल जोन होता है वो स्ट्रिक्टली स्टाइल एरिया होती है जहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, जहाँ बिना गाउन या बिना क्या होता है ग्लव्स मास्क के क्या होता है किसी भी स्टाफ को एंट्री नहीं दी जाती है, ठीक है। इंक्लूड ऑपरेशन थिएटर होगा, स्क्रब एरिया होगा, स्ट्राइल प्रिपरेशन एरिया होगा आपका स्ट्राइल जोन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें डर्टी एरिया की, डर्टी एरिया कहाँ होता है जहाँ पे सारे डिस्पोजल आफ्टर सर्जरी सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे जो भी सर्जरीज के बाद में जैसे कोई भी टिश्यू कोई भी ऑर्गन निकला है तो वो सारी चीजें डिस्कार्ड करी जाती हैं, जहाँ पे रखी जाती हैं वहां को हम डर्टी एरिया बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या ऑपरेशन थिएटर डिजाइन की बात करें, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, हमारे इंटरनल में यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हम बात करते हैं आपका ऑपरेशन थिएटर डिजाइन की। ऑपरेशन थिएटर डिजाइन की बात करें तो क्या होगा, ऑपरेशन थिएटर डिजाइन रिफर टू द साइंटिफिक प्लानिंग लेआउट एंड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द ओटी कॉम्प्लेक्स टू इंश्योर मैक्सिमम इफिशियंसी, पेशेंट सेफ्टी, एसेप्सिस एंड स्मूथ वर्क फ्लो। मतलब क्या है कि ऑपरेशन थिएटर इस टाइप से साइंटिफिकली डिजाइन किया जाता है जहां पे उसका अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए वहां मैक्सिमम इफिशियंसी हो उसकी, और पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, और एसेप्सिस मतलब वहां पे कहीं से भी कोई बैक्टीरियल, वायरल या फंगल का इन्वेजन ना हो, और क्या स्मूथली वर्क हो सके। ऐसा नहीं कहीं ऐसी जगह बना दें जहां पे ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा है, इंट्रेंस पे ही ओटी बना दिया, ठीक है, इस टाइप से भी नहीं करना है, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ ओटी की अगर बात करें तो क्या होता है टू प्रोवाइड सेफ, स्टाइल एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर के लिए सेफ एंड स्टाइल कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है ओटी में। और क्या होता है टू मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन एंड प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, मतलब मेंटेन किया स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन की जाती है और प्रिवेंट किया जाता है क्रॉस इन्फेक्शन से, ठीक है। और क्या होता है इसके बाद allow to smooth movement of the patient, staff and the material, मतलब क्या इजीली स्मूथली चीजों का क्या पेशेंट को मूव करके एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सके, और क्या स्टाफ और मटेरियल को इजीली एक्सेसिबल हो वहां पे कहाँ पे आपका ओटी रूम में, ठीक है। इन चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। और क्या टू फैसिलिटेट प्रॉपर जोनिंग, वेंटिलेशन, लाइटिंग एंड स्टलाइजेशन, मतलब क्या है प्रॉपर जोनिंग हो सके ओटी, मतलब एक क्या प्रोटेक्टिव एरिया है आपका, ये डर्टी एरिया, ये स्टाइल एरिया है, ये क्या है आपका मिडिल एरिया, इन चार चीजों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और क्या चीजों को वहां पे वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ऑपरेशन करने के बाद बहुत ज्यादा स्मेल हो गई किसी चीज की वजह से, पेशेंट गैंग्रीन का है बहुत ज्यादा स्मेल हो गई तो क्या हो वहां पे स्मेल ही पड़ी रहे, पेशेंट ऐसे ही बिना एनेस्थीसिया के लेके आए, बिना एनेस्थीसिया को अनकॉन्शियस हो जाए तो वो वोमिटिंग करने लगे, ठीक है। इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। वहां पे पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करके रखना होता है, ऐसी ओटी बनानी होती है। और लाइटिंग क्या होनी चाहिए, शैडो फ्री होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर से लाइटिंग लगा दिया और नीचे डॉक्टर का सिर आ रहा तो वहां पे पड़ रहा है, कहीं और कट लगाना, कहीं और कट लगा दिया, ठीक है। इन चीजों का क्या होता है ध्यान रखना होता है।
और क्या है आपका स्टेलाइजेशन तो मैंडेटरी है, उसको मेंटेन करके ही रखना। अगर स्टेलाइजेशन मेंटेन नहीं करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी पेशेंट को किसी और बैक्टीरियल या वायरल का इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट किसी और चीज की सर्जरी करवाने आया था, बस 2 महीने बाद किसी और चीज की सर्जरी करवाने आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजों को हमको ध्यान में रखना होता है। फिर क्या, टू प्रोवाइड सेफ्टी फॉर द बोथ पेशेंट एंड हेल्थ केयर टीम की क्या होनी चाहिए, सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसके बाद लोकेशन ऑफ ओटी की अगर बात करें, हम लोकेशन ऑफ ओटी की बात करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं अपना। कौन सा कलर ले लें, ये वाला ले लें, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, कलर चेंज करते हैं हम। ठीक है, लोकेशन ऑफ ओटी की अगर बात करें हम, तो शुड बी ए क्वाइट एरिया, ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे ज्यादा शोर शराबा नहीं हो। ऐसा नहीं कि कहीं भी हो वहाँ बहुत ज्यादा शोर हो रहा हो, डिस्ट्रक्शन हो रहा हो, लाइक हम कोई न्यूरो की सर्जरी परफॉर्म करें, पीछे से कोई अचानक से बम का धमाका हो जाए या पटाखा कोई फूल फोड़ दे, ठीक है, क्रैकर्स ब्लास्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं अचानक से डॉक्टर डर गया और क्या हो, कहीं और कट लगाना तो कहीं और लगा दिया। तो ये सारी चीजों का ध्यान में रख के बनाई जाती है ओटी। ठीक है, साउंड प्रूफ होनी चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं। ऑफ द हॉस्पिटल अवे फ्रॉम द हैवी ट्रैफिक, और क्या है, प्रेफरेबली नियर द आईसीयू के पास होना चाहिए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड द सर्जिकल वार्ड के क्या होने चाहिए, पास में होना चाहिए। आईसीयू के पास में होना चाहिए इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सर्जरी परफॉर्म करने के बाद पेशेंट को नीड हो कि इसको स्पेशल केयर की, तो आईसीयू में क्या होना चाहिए, शिफ्ट कर दी। या फिर इमरजेंसी में कोई इमरजेंसी पेशेंट है, डायरेक्ट हम उसको ओटी में ले लें। और क्या होता है, सर्जिकल वार्ड में इसलिए हमको शिफ्ट करना है कि सर्जरी के बाद सर्जिकल वार्ड में ही ले जाएंगे, मेडिसिन में तो लेके नहीं जा सकते ना। ठीक है, इसके बाद का शुड हैव द सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट होनी चाहिए, मतलब एक साइड से अगर आ रहा है तो दूसरी एग्जिट दूसरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कंटिन्यूसली सर्जरी चल रही, पेशेंट आए जा रहे हैं, वहीं पे एक को लेके जा रहे हैं, दूसरे को भी उसी साइड से लेके गए और बीच में ट्रैफिक जाम हो गया। ठीक है, इसलिए इन चीजों का भी ध्यान रखना है। इसके बाद मेजर ओटी का जो लेआउट होता है, ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी आप अगर अपने से लिखते हो तो ज्यादा नंबर मार्क्स गेन करोगे इससे। अगर हम इसकी साइज की बात करें, मेजर ओटी होती है 6x6 मीटर, मतलब क्या होता है 7.5 मीटर टू 75 मीटर हो सकती है, और हाइट अबाउट 3 to 3.5 मीटर की हो सकती है। ठीक है, 6x6 मतलब लंबाई चौड़ाई 6 मीटर की, और इसकी हाइट जो 3 to 3.5 मीटर की हो सकती है। ठीक है, अब मीटर का तो फिट निकाल लेना, फिट में कितना होगा। इसके बाद माइनर ओटी की बात करें, स्मॉल साइज होती है डिपेंडिंग ऑन द प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होती है। और क्या होता है, स्पेस मच accommodated ऑपरेटिंग टेबल्स, एनेस्थीसिया इक्विपमेंट एंड लाइट मॉनिटर, स्टाफ मूवमेंट, इतनी सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जोनिंग ऑफ ओटी डिजाइन की अगर हम बात करें, ये तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, फिर से आ गया वही प्रोटेक्टिव जोन, आपका क्लीन जोन, स्टाइल जोन, डर्टी जोन, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वेंटिलेशन देख लेते हैं, वेंटिलेशन भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। वेंटिलेशन एंड एयर फ्लो शुड हैव द लेमिनर एयर फ्लो होना चाहिए, सिस्टम विद HPA फिल्टर लगा होना चाहिए, हिपा फिल्टर बोलते हैं, हिपा फिल्टर लगा होना चाहिए वहां पे। और क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन टू एंट्री ऑफ द कंटामिनेटेड एयर, मतलब पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करके रखना, अगर डोर खोले तो हम हवा बाहर की साइड से अंदर की साइड ना आए। और क्या होता है, मिनिमम जो एयर चेंज पर आवर होता है 15 से 20 बार होना चाहिए। टेम्परेचर जो है 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ह्यूमिडिटी 50 से 60% होनी चाहिए। और लाइटिंग ऑफ ओटी जो शैडो फ्री होनी चाहिए। ठीक है, शैडोलेस होनी चाहिए सर्जिकल लाइट ओवर द ऑपरेशन टेबल एंड एडुकेट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइट इन कॉरिडोर में होनी चाहिए। ठीक है, एंड प्रिपेयर रूम इमरजेंसी बैकअप लाइटिंग अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं लाइट चली गई तो बैकअप हमारे पास है ही नहीं, तो पेशेंट ऐसे ही कटा फटा पड़ा हुआ है। इन सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना होता है। ठीक, इन चीजों के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर फ्लोरिंग की बात करें, फ्लोर वॉल सीलिंग, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्मूथ और सेमलेस होनी चाहिए, नॉन पोरस फॉर इजी क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, और क्या एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग प्रिवेंट टू स्प्रिक या स्लिप। ठीक है, इंपॉर्टेंस इन एनेस्थीसिया यूज। और क्या वाल जो है लाइट कलर की होनी चाहिए, वॉशेबल होनी चाहिए, रेजिस्टेंट टू केमिकल होनी चाहिए। और क्या है, सीलिंग जो है फिल्टर्ड विद एयर फिल्टर एंड डिफ्यूजर्स लगे होने चाहिए वहां पे। और एसेंशियल एयर ऑफ द ओटी कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग रूम होता है, ठीक है, वो एस शेप का होना चाहिए। और क्या स्कर्व एरिया होनी चाहिए, स्टाइल स्टोर होना चाहिए, प्री एनेस्थेटिक रूम होना चाहिए। मतलब क्या है, ऑपरेशन थिएटर रूम से पहले प्री एनेस्थीसिया रूम होनी चाहिए। वहां पे सब कुछ चेक करते हैं, कोई कार्डियक प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई और प्रॉब्लम्स नहीं है, हम सर्जरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक, इन सारी चीजों का ध्यान में रखा जाता है।
उसका रिकवरी रूम ही होना चाहिए, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, स्टेरिलाइजेशन रूम होना चाहिए, यूटिलिटी रूम, वेटिंग एरिया फॉर द पेशेंट एंड अटेंडेंट। ये पहले लेक्चर हम ये सारी चीजें बात कर चुके हैं, इसलिए मैं इसमें बात नहीं करने वाला हूँ इसके बारे में। इसके बाद क्या सेफ्टी मेजर्स इन ओटी। सेफ्टी मेजर्स की अगर हम बात करें आपका, तो यहाँ पे क्या है, फायर सेफ्टी विद द अलार्म एंड द एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए फायर सेफ्टी के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि विदाउट फायर सेफ्टी है, मतलब आग लग गई तो पता ही नहीं चल रहा है, बाहर वालों अंदर ही अंदर पैक हो गए सब लोग। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल सेफ्टी विद द आइसोलेटेड पावर सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वायर वायर बाहर निकले हुए अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आएंगी नहीं, बट बता देता हूँ क्योंकि सिलेबस में है इसलिए बता रहा, वरना सिलेबस में ना होता तो मैं ना बताता इसको। ठीक है, गैस पाइप्स होनी चाहिए, ऑक्सीजन की, नाइट्रस ऑक्साइड की होनी चाहिए और सक्शन होनी चाहिए, 3 तो होनी चाहिए विद कलर कोडिंग ऑक्सीजन की। अब मैं तुम मुझे कमेंट करके बताना कि ऑक्सीजन पाइपलाइन कौन सा कलर होता है और क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का कौन सा कलर होता है और सक्शन जो पाइप होती है उसका कलर कौन सा होता है। ठीक है, और इमरजेंसी एग्जिट रूट होना चाहिए। ठीक है, एक ओटी में। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आजकल तो देख ही रहे हो बहुत से सारे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहीं कहीं पे आग लग जाती है, कहीं पे कुछ हो जाता है, इसलिए इमरजेंसी एग्जिट तो होनी ही चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे स्टाफिंग पैटर्न, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है हर जगह, कहीं नहीं आज नहीं तो कल तुमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, स्टाफिंग पैटर्न तुम क्या करना ठीक से देख लेना। अगर स्टाफिंग पैटर्न की बात करें तो स्टाफिंग पैटर्न इन द ओटी डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द हॉस्पिटल, नंबर ऑफ द ओटी एंड टाइप ऑफ द सर्जरी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, स्टाफ होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या, परफॉर्म एंड वर्कलोड, एक एडुकेट एंड स्किल स्टाफ आर एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग एसेप्टिक टेक्निक्स। मतलब ऐसे एडुकेट स्टाफ होने चाहिए जो क्या हो, एसेंशियल प्रोसीजर्स उनको आते हो, एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करके क्या करें, प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। इस टाइप के हमको क्या होना चाहिए कि स्टाफ होना चाहिए पेशेंट सेफ्टी के लिए और इफिशियंसी के लिए। इसके बाद कैटेगरी ऑफ द ओटी स्टाफ की अगर बात करें, सबसे पहले मेडिकल स्टाफ होता है, उसमें क्या होता है, सर्जन्स होते हैं, वहां पे। इसके बाद आपका जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, सर्जन्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं, परफॉर्म सर्जरी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और क्या करते हैं, डिसाइड ऑपरेटिव टेक्नोलॉजीज एंड सुपरवाइज द सर्जिकल टीम को क्या करते हैं, सुपरवाइज करते रहते हैं। ठीक है, और क्या, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोवाइड एनेस्थीसिया एंड मॉनिटर पेशेंट ड्यूरिंग द सर्जरी, कंटिन्यूअसली उस सर्जरी को क्या करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, पेशेंट को मॉनिटर करते रहते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उधर सर्जरी चल रही हो, सर्जन का ध्यान ना हो, इधर क्या हो, उसकी बीपी फॉल हो गई, ऑक्सीजन सेचुरेशन लो हो गया। ठीक है, पेशेंट को उधर सर्जरी चल रही, इधर वो निपट गया। इन सारी चीजों को क्या होना, ध्यान में कौन रखता है, आपका एनेस्थेसियोलॉजिस्ट रखता है। ठीक है, और मैनेज पेन रिलीफ एंड रिसैसिटेशन का काम कौन करता है, आपका एनेस्थेसियोलॉजिस्ट करता है। अब आपका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका क्या है, नर्सिंग स्टाफ। ठीक है, हमसे और लोगों से मतलब नहीं है, बट क्या है, अपना नर्सिंग स्टाफ से मतलब ज्यादा है। तो हम देखते हैं नर्सिंग स्टाफ की कितनी कहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले ओटी इंचार्ज नर्स होती है, सिस्टर इंचार्ज नर्स है, इसको ओटी सुपरवाइजर बोलते हैं। इसमें क्या करती है, कि इसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओटी कॉम्प्लेक्स एंड मैनेज स्टाफ शेड्यूल, सप्लाईज, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की सारी जिम्मेदारी जो होती है एक ओटी इंचार्ज की होती है। इसके बाद जो होती है एक सर्कुलेटरी नर्स होती है। सर्कुलेटरी नर्स क्या होती है, मूव अराउंड ओटी, फिच स्टाइल इंस्ट्रूमेंट, ड्रग्स, इक्विपमेंट्स एंड असिस्ट स्क्रब नर्स विदाउट कंटामिनेटिंग स्टाइल फील्ड। ठीक है, मतलब क्या, सर्कुलेटरी नर्स वो होती है जो क्या करते हैं, असिस्ट करती है सर्जरी में। वो क्या, डॉक्यूमेंट ऑपरेटिव नोट्स एंड पेशेंट डिटेल एंड स्पेसिमेन जो होता है वो सेंड करना होता है, इस सारी चीजों का क्या करती है, वो डॉक्यूमेंटेशन करती है। इसके बाद क्या आता है, आपका स्क्रब नर्स होती है, जो इंस्ट्रूमेंट नर्स होती है, वो क्या करती है, इंस्ट्रूमेंट को मेंटेन करके रखना, कौन सी सर्जरी के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इन चीजों का ध्यान कौन रखता है, आपका स्क्रब नर्स रखती है। इसमें क्या होता है, स्क्रब गाउन एंड ग्लव्स, स्टेरिलिटी, असिस्ट सर्जन डायरेक्टली, ये भी क्या करती है, असिस्ट करती है। सर्कुलेटरी नर्स नहीं असिस्ट करती है, आपका स्क्रब नर्स ही असिस्ट करती है। सर्कुलेटरी नर्स क्या करती है, चीजों को देखती है, मतलब कि चीजें यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है, कौन सी चीज कहाँ पे भेजनी है और क्या डॉक्यूमेंटेशन का काम है। ठीक है, ये काम आपका सर्कुलेटरी नर्स है। ठीक है, असिस्ट नहीं करना, डायरेक्टली असिस्ट कौन करता है, आपका स्क्रब नर्स करती है डायरेक्टली असिस्ट। और क्या करती है, हैंडल स्टाइल इंस्ट्रूमेंट, सूचर, सूचरिंग का काम करना, मेंटेन
काउंट ऑफ द स्वैब, ठीक है, अंदर जो स्वैब जाता है उसको काउंट करना ये बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। और क्या, नीडल एंड द इंस्ट्रूमेंट को भी क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। इसके बाद आता है आपका एनेस्थीसिया नर्स। एनेस्थीसिया नर्स उसे जनरली जो है जरूरी नहीं होता है, उसके जगह पे टेक्नीशियंस होते हैं, ठीक है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस होते हैं। बट क्या होता है, कहीं कहीं जो अच्छे हॉस्पिटल है वहां पे एनेस्थीसिया की भी अलग से नर्स होती है, ठीक है। assist anesthesiologist in preparing anesthesia machines, drug, IV fluid and monitor patient vital during the procedure। ये क्या करती है, एनेस्थीसिया नर्स होती है, जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है, एनेस्थीसिया डॉक्टर होता है, उसको हेल्प करती है। और उसके बाद रिकवरी रूम नर्स होती है, जो प्रोवाइड पोस्ट एनेस्थीसिया केयर एंड मॉनिटर द पेशेंट अंटिल फुल्ली कॉन्शियस एंड स्टेबल। जब तक नहीं होता तब तक क्या करती है, वो मॉनिटर करती रहती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल स्टाफ की, अगर बात करते हैं टेक्निकल स्टाफ की अगर हम बात करें तो ओटी टेक्नीशियंस होता है, इसमें ऑपरेट मेंटेन ओटी इक्विपमेंट्स, असिस्ट इन स्टरलाइजेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या करता है, आपका ओटी टेक्नीशियन होता है। इसके बाद CSSD स्टाफ यानी सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट होता है, यहाँ आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिंग, पैकिंग एंड स्टाइलिंग इंस्ट्रूमेंट एंड लेलन को क्या करता है, आपका CSSD का स्टाफ का काम है। इसके बाद सपोर्टिव एंसिलरी स्टाफ, सपोर्टिव एंसिलरी स्टाफ की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं वार्ड बॉय आते हैं, अटेंडर आते हैं, ट्रांसपोर्ट पेशेंट एंड हैंडल वेस्ट डिस्पोजल, क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, जिसमें मेंटेन करता है क्लीननेस एंड डिसइंफेक्शन ऑफ ओटी इन्वायरमेंट। इसके बाद क्या होता है, सर्कल स्टाफ होता है, जो मेंटेन करता है रिकॉर्ड, शेड्यूलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, इस सारी चीजों का काम करता है आपका सर्कल स्टाफ का काम है। इसके बाद क्या, स्टाफिंग पैटर्न की अगर हम बात करें ओटी में तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पूछा जाता है आपसे, इसको ध्यान से देख लेना। स्टाफिंग पैटर्न की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसमें 1 ओटी इंचार्ज नर्स होती है पर एंटायर ओटी कॉम्प्लेक्स के लिए। उसके बाद क्या होता है, 1 स्क्रब नर्स होती है पर ऑपरेटिंग टेबल पे, 1 पर ऑपरेटिंग टेबल 1 स्क्रब नर्स होती है, ठीक है। उसके बाद 1 सर्कुलेटरी नर्स होती है पर ऑपरेटिंग टेबल पे, ठीक है, मतलब 1 पे 2 हो गई। इसके बाद 1 एनेस्थीसिया नर्स होती है टेक्नीशियन पर ओटी, ठीक, पर ओटी के अकॉर्डिंग एक 1 एनेस्थीसिया काफी है, ठीक है। इसके बाद 1 रिकवरी रूम होता है, 1 रिकवरी रूम नर्स होती है, ठीक है, 1 रिकवरी रूम नर्स होती है फॉर एवरी 2 to 3 पेशेंट इन PICU होता है, ये PACU नहीं होता, PICU होता है, ठीक है। PACU होता है एडल्ट है, एडल्ट है, आई जो हो जाएगा वो इन्फेंट हो जाएगा, ठीक है। PACU में क्या होती है, 2 to 3 पेशेंट पे 1 नर्स होती है और 1 OT टेक्नीशियन पर OT में होना चाहिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन की मैं बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और क्या होता है, सफिशिएंट सपोर्ट स्टाफ होना चाहिए, 1 to 2 अटेंडेंट वार्ड बॉय पर शिफ्ट में होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद नर्स टू पेशेंट की अगर बात करें हम नर्स टू पेशेंट रेशियो की, तो क्या होता है, नर्स टू पेशेंट रेशियो टू ओटी रेशियो जनरल नॉर्म जो होता है, मेजर ओटी में जो 1 स्क्रब नर्स 1 सर्कुलेटरी नर्स पर पेशेंट होने चाहिए, मतलब एक पेशेंट पे 2 नर्स होनी चाहिए। माइनर ओटी में 1 नर्स कैन मैनेज बोथ स्क्रब एंड सर्कुलेटरी नर्स मैनेज कर सकती है, ठीक है, एक नर्स से काम चल जाएगा। उसके बाद रिकवरी रूम में जो होता है वो 1 नर्स फॉर 2 पेशेंट के लिए काफी होता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, पोजिशनिंग हम अगले लेक्चर में करेंगे कि ऑलरेडी लगभग 30 मिनट का लेक्चर हो गया है, ठीक है। तो पोजिशनिंग हम लर्निंग अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ट्राई करेंगे कि पोजिशनिंग हम कल तक खत्म कर लेंगे, उसके बाद आगे का 2-4 टॉपिक और बचेगा तो भी कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी चीज ना समझ में आ रही हो तो डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।